बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नामक एक शांत और सुंदर गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका मन सोने से भी ज्यादा शुद्ध था और उसका हृदय सागर से भी गहरा। रमेश अपनी उदारता, दया और नेक दिली के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसके घर का द्वार हर उस इंसान के लिए खुला था जिसे मदद की जरूरत हो। वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करता था और इसी वजह से पूरा गांव उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। रमेश और उसकी पत्नी नंदिनी का जीवन बहुत ही सादा और संतोषजनक था। वो जानते थे कि असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। सुखपुर से कुछ दूरी पर एक और गांव था जहां सुरेश नामक एक व्यक्ति रहता था। सुरेश अपनी लालच के लिए जाना जाता था। उसके पास जितनी भी संपत्ति होती उसे वो हमेशा कम ही लगती थी। वो दिन रात बस इसी फिराक में रहता था कि कैसे वो बिना किसी मेहनत के और धन कमा सके। उसकी इस लालची प्रवृत्ति के कारण गांव के लोग उससे दूर रहते थे। कोई भी उसे अपने घर पर बुलाना या उससे बात करना पसंद नहीं करता था। सुरेश हमेशा दूसरों की अच्छी चीजों को देखकर जलता था और उन्हें किसी भी तरह से अपना बनाने की कोशिश करता था। एक दिन सुरेश ने सुखपुर गांव के रमेश की उदारता और समृद्धि के बारे में सुना। उसके मन में लालच का एक नया बीज उगाया। रमेश भाई का घर तो हमेशा मेहमानों से भरा रहता है। वो सबको इतना खिलाता पिलाता है कि कोई भूखा जाता ही नहीं। क्या तो व्यंजन बनवाता है। अगर मैं उसके घर जाऊं तो जरूर मुझे भी बहुत कुछ खाने को मिलेगा और शायद वो मुझे कोई तोहफा भी दे दे। मैं तो जरूर जाऊंगा। मजा आएगा। सुरेश के मुंह में पानी आने लगा। उसने तुरंत सुखपुर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी पुरानी धोती पहनी, एक लकड़ी की लाठी उठाई और सुखपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो मन ही मन तरह तरह के पकवानों की कल्पना कर रहा था। जिनके बारे में उसने सुना था। सूरज ढलने से पहले वो रमेश के विशाल घर के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा रमेश ने खुद खोला। अरे भाई, आप आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे घर पर आए। आइए आइए। अरे धन्यवाद रमेश भाई। मैं तो बस आपकी याद आई तो आपसे मिलने चला आया, और क्या। अरे तो आइए ना, अंदर आइए, स्वागत है। आइए आइए, अंदर बैठिए। रमेश ने सुरेश को अंदर बुलाया और उसे एक आरामदायक चटाई पर बैठाया। उसने अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज दी। अरे नंदिनी, देखो कौन आया है। हमारे मेहमान के लिए कुछ बढ़िया स्वादिष्ट शरबत वरबत लेकर आओ, है ना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सुरेश का अभिवादन किया और जल्दी से शरबत लाने चली गई। इस बीच सुरेश की लालची आंखें पूरे घर का जायजा ले रही थीं। उसने देखा कि घर में कीमती फर्नीचर, सुंदर चित्र और बहुत सी महंगी चीजें सजी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश ये सब उसका होता। क्या बात है रमेश भाई, आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है। बहुत धनी लगते हैं आप। अरे सुरेश भाई, धन तो आता जाता रहता है। असली धन तो अच्छे विचार और संतुष्टि में है। कुछ देर बाद नंदिनी एक चांदी के गिलास में ठंडा शरबत लेकर आई। सुरेश ने उसे तुरंत पी लिया, मानो वो सदियों से प्यासा हो। अच्छा नंदिनी, आज हमारे मेहमान के लिए एक शानदार भोज तैयार किया जाए। रसोई में जो भी सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट है, सब कुछ बनाओ। ये सुनकर सुरेश के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे सुरेश भाई, क्या कर रहे हो? इतनी तकल्लुफ़ की क्या जरूरत है? मैं तो बस जो भी खाऊंगा थोड़ा सा ही खाऊंगा, इतना थोड़ी ना खा लूंगा। लेकिन उसके कहने का ढंग ऐसा था जैसे वो बहुत भूखा हो और उसे और खाने की उम्मीद थी। रमेश ने सुरेश के लालच को भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया। भोजन की तैयारी शुरू हुई। कुछ ही देर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुगंध से सुरेश का पेट गुड़गुड़ाने लगा।
हा 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 हा, क्या सुगंध है, वाह! ऐसा लगता है कि रसोई में बहुत ही खास कुछ पक रहा है। जी सुरेश भाई, क्या है कि मेरे घर पर आने वाला कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाता, उसे खास ही खिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश का सेवक श्याम एक बड़ी थाली लेकर आया। उस थाली में एक से बढ़कर एक पकवान थे। क्रीमी खीर, घी में सिकी हुई गर्मा गर्म पूरियां, पनीर की सब्जी, कई तरह के सलाद और मीठे पकवान। रमेश ने सुरेश को अपने पास बिठाया। हाँ, आइए 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 सुरेश भाई, यहाँ बैठिए, आइए, चलिए भोजन शुरू करिए। सुरेश ने बिना किसी देरी के खाना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से खा रहा था जैसे कि वो किसी दौड़ में भाग ले रहा हो। उसने पूरी खीर एक ही बार में खा ली, फिर सारी पूरियां और सब्जियां भी। वो रमेश की तरफ देख भी नहीं रहा था, बस खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सुरेश भाई आराम से खाइए, आराम से खाइए, खाना अभी बहुत है, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बेझिझक मांग सकते हैं, आराम से आराम से। हाँ, लेकिन सुरेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो अपने पेट को इतना भर रहा था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रमेश ने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि लालच का प्रतीक है। जब सुरेश की थाली खाली हो गई तो रमेश ने अपने सेवक श्याम से एक और कटोरी खीर लाने को कहा। सुरेश ने उसे भी झट से खाली कर दिया। जब उसे लगा कि अब और कुछ नहीं है तो उसने रमेश से कहा, रमेश भाई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मुझे थोड़ी सी और खीर चाहिए थी। अभी क्या है, डकार आई तो पेट में जगह बन गई ना, थोड़ा सा भूख अभी और है। रमेश को ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, हाँ, देखिए सुरेश भाई, आप थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए, तब तक मैं आपके कुछ और खाने का इंतजाम करता हूँ, है ना? ये सुनकर सुरेश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका लालच सफल हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके आराम करने का नाटक करने लगा। रमेश ने श्याम को बुलाया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। श्याम ने सिर हिलाया और रसोई की तरफ चला गया। कुछ ही देर में श्याम एक थाली लेकर आया जिस पर एक बहुत ही सुंदर और खास पकवान ढका हुआ था। हाँ सुरेश भाई, ये देखिए, उठिए 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 उठिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास पकवान बनवाया है जो हमारे गांव में सिर्फ खास मेहमानों के लिए बनाया जाता है। देखिए देखिए। सुरेश उत्सुकता से उठ गया। उसकी आंखें उस थाली पर टिकी थी। जब रमेश ने ढक्कन हटाया तो अंदर एक सोने की तरह चमकने वाली जलेबी थी। उस पर चांदी का वर्क लगा था और उसमें से शहद की जगह कुछ गाढ़ा तरल टपक रहा था। जलेबी इतनी आकर्षक लग रही थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आए। सुरेश ने लालच भरी नजरों से उस जलेबी को देखा। वाह 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 वाह, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो पूरी जलेबी मेरी है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। उसने तुरंत बिना सोचे समझे उस जलेबी को उठा लिया और एक ही बार में मुंह में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह में रखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जलेबी बेहद ही नमकीन थी और उसमें मिर्च, अदरक और कड़वी नीम की पत्तियां मिली हुई थीं। वो उसे न तो निगल पा रहा था और न ही उगल पा रहा था। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और वो खांसने लगा। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रमेश ने तुरंत उसे पानी दिया। सुरेश भाई, आराम से आराम से आराम से, क्या हो गया? क्या आपको ये पकवान पसंद नहीं आया क्या? सुरेश की हालत खराब हो गई थी। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बैठा था। उसने धीरे से कहा, रमेश भाई, ये तो बहुत ही अजीब है। इसका स्वाद बहुत खराब है। सुरेश भाई, ये एक सबक है। जीवन में सब कुछ मीठा मीठा ही नहीं होता, और जो चीज जितनी मीठी और आकर्षक दिखती है जरूरी नहीं कि वो चीज वैसी ही हो। ये पकवान भी ऐसा ही था। ये सोने की तरह चमकता है लेकिन स्वाद में कड़वा और नमकीन है। लालच भी इसी तरह है। वो हमें बाहर से बहुत आकर्षक लगता है
लेकिन अंदर से वो हमें कड़वाहट और पीड़ा ही देता है। सुरेश को रमेश की बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती मानी और कहा, हाँ रमेश भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने अपनी लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने इतना अच्छा भोजन परोसा, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी भूख और लालच पर ध्यान दिया। मैं आपके आतिथ्य का अपमान कर रहा था। आपने मुझे जो सबक सिखाया, मैं उसे सही में कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सबक के लिए। रमेश ने सुरेश को माफ कर दिया। अरे कोई बात नहीं सुरेश भाई, मैंने आपको अपमानित करने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि आपको ये सिखाने के लिए किया था कि लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है। लालच में आकर हम अक्सर वो चीज भी गवा देते हैं जो हमारे पास पहले से होती है। उस दिन के बाद से सुरेश ने अपनी लालची प्रवृत्ति को छोड़ दिया। वो मेहनत से कमाने लगा और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। वो हमेशा रमेश के प्रति आभारी रहा, जिन्होंने उसे सही राह दिखाई। रमेश के घर से लौटने के बाद सुरेश का मन अशांत था। कड़वी जलेबी का स्वाद उसकी जीभ पर नहीं, बल्कि उसके मन में बस गया था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपने लालच भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सुबह होते ही उसने एक नया संकल्प लिया। उसने अपने पुराने लालची स्वभाव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। सुरेश ने अपने घर में मौजूद सारी बेकार की और चोरी की चीजें फेंक दी। उसने अपने गांव के सबसे अनुभवी किसान गणेश से मिलने का फैसला किया। गणेश अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। गणेश काका, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। काका, मैं आपसे एक काम मांगने आया हूँ। अरे सुरेश, तुम? अरे भाई, तुम तो कभी किसी से काम नहीं मांगते, क्या हो गया? काका, बात ये है कि मुझे रमेश भाई के यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिला है। मैं अब अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जीना चाहता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है सुरेश। ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत में काम दूंगा। सुरेश ने गणेश के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके शरीर को कड़ी मेहनत की आदत नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और रात होने तक काम करता। धीरे धीरे उसका शरीर मेहनत का आदी हो गया और उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। कुछ महीनों बाद गणेश ने सुरेश की मेहनत और लगन देखकर उसे एक छोटा सा खेत किराए पर दे दिया। सुरेश ने उस खेत में दिन रात एक करके काम किया। उसने अच्छी फसल उगाई और उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए। ये पैसे भले ही बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी, जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उन पैसों में उसे संतोष और खुशी का स्वाद मिला। सुरेश अब पहले जैसा नहीं था। वो दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं रखता था। वो लोगों से मुस्कुराकर बात करता था और गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। एक दिन गणेश ने सुरेश को रमेश से मिलने के लिए प्रेरित किया। सुरेश, तुम बदल गए हो। रमेश ने तुम्हें जो सबक सिखाया था, तुमने उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया है। अब तुम्हें उनसे मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता दिखानी चाहिए। सुरेश ने गणेश की बात मान ली। वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई एक नई धोती पहनकर और अपने खेत की सबसे अच्छी फसल की टोकरी लेकर सुखपुर गांव की ओर चल पड़ा। जब वो रमेश के घर पहुंचा, तो दरवाजा रमेश ने ही खोला। अरे सुरेश भाई, आप! क्या बात है, क्या बात है, आप तो बिल्कुल बदल गए। हाँ हाँ रमेश भाई, और ये सब कुछ आपकी कृपा से है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरे खेत की पहली फसल है। मैंने इसे अपनी मेहनत से उगाया है। रमेश ने सुरेश की टोकरी में रखी हुई सुंदर और ताजी सब्जियां देखी। उसके चेहरे पर खुशी की एक बड़ी लहर दौड़ गई। वाह सुरेश भाई, वाह! ये तो मेरे लिए किसी भी तोहफे से बढ़कर है। आपकी मेहनत और आपका बदलता हुआ दिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वाह, आइए गले मिलिए। रमेश ने सुरेश को गले लगा लिया। उस दिन रमेश ने सुरेश और गणेश के लिए अपने हाथ से भोजन बनाया। उस दिन भोजन में कोई कीमती पकवान नहीं था, बल्कि साधारण दाल चावल, रोटी और सब्जी थी।
लेकिन सुरेश ने उसे इतने स्वाद और संतोष सिखाया जैसे उसने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन खाया हो। सुरेश ने रमेश से कहा कि वो अब एक सुखी और संतोषी जीवन जी रहा है। उसने रमेश को बताया कि जैसे लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और कैसे रमेश के एक सबक ने उसे सही रास्ता दिखाया। सुरेश की कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। लोग सुरेश के पास आने लगे और उससे सलाह लेने लगे कि वो भी कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सुरेश जो कभी अकेला था अब गांव के लोगों का मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन गांव में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम मदन था। मदन भी सुरेश की तरह आलसी और लालची था। वो हमेशा दूसरों की मेहनत का फल छीनने की फिराक में रहता था। एक बार उसने गांव के किसान की फसल चुराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव उसे भला बुरा कह रहा था और उसे गांव से निकालने की बात कर रहा था। तभी सुरेश ने आगे बढ़कर गांव के लोगों को शांत कराया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गांव वालों, मदन को इतनी जल्दी सजा मत दीजिए। सुरेश मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मुझे जो भी सजा मिले मैं उसे स्वीकार करूंगा। मदन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी कभी बिल्कुल तुम जैसा ही था। मेरे दिल में भी लालच था और इसी वजह से मैं अपमानित हुआ, लेकिन एक अच्छे इंसान ने मुझे सही रास्ता दिखाया। सुरेश ने मदन को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रमेश ने उसे कड़वी जलेबी खिलाकर लालच ना करने का सबक सिखाया था। मदन, लालच एक मीठे जहर की तरह होता है। वो बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा को खोखला कर देता है। मेरी तरह तुम भी एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया एक दाना भी चोरी किए गए धन से ज्यादा सुख देता है। सुरेश की बातें सुनकर मदन की आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों ने भी सुरेश की बात का समर्थन किया। उन्होंने मदन को एक और मौका देने का फैसला किया। सुरेश ने मदन को अपने साथ अपने खेत पर काम करने का मौका दिया और उसे बताया कि कैसे मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मदन ने सुरेश के साथ काम करना शुरू किया। सुरेश ने उसे सिखाया कि कैसे खेत की देखभाल करते हैं और कैसे अच्छी फसल उगाते हैं। मदन ने भी पूरी लगन से काम किया। कुछ समय बाद मदन भी एक अच्छा और ईमानदार इंसान बन गया। उसने अपनी मेहनत से अपना जीवन बदल दिया। इस तरह सुरेश का जीवन एक नए अर्थ से भर गया। वो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो लालच के अंधेरे में भटक रहा था। सुरेश के जीवन में आए बदलावों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। उसके गांव के लोगों में अब सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ रही थी। सुरेश और मदन मिलकर काम करते और गांव की जरूरतों में एक दूसरे की मदद करते। उनकी कहानी सुनकर पास के गांव श्यामपुर से एक युवक रोहन उनके पास आया। श्यामपुर गांव में एक बड़ी समस्या थी। वहाँ सूखा पड़ रहा था और गांव के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत जीवन नदी पड़ोस के गांव रामपुर से होकर बहती थी। रामपुर के लोगों ने नदी पर एक बांध बना दिया था ताकि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। इससे श्यामपुर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था और दोनों गांवों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। रोहन इसी समस्या से परेशान था। सुरेश भाई, मैंने आपकी कहानी सुनी है। मुझे भी अपनी समस्या का हल चाहिए। आपको पता है, रामपुर के लोग बहुत लालची हैं। अरे उन्होंने नदी पर बांध बना लिया है और हमें पानी ही नहीं दे रहे हैं। हमें अब पानी लड़कर उनसे छीनना होगा। सुरेश ने रोहन के गुस्से को महसूस किया। उसने रोहन को शांत होने के लिए कहा और उसे अपने घर के अंदर बुलाया। रोहन, देखो, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आती है और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि लड़ाई झगड़े से ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी? ओहो, तो फिर करें क्या करें हम, बताइए। क्या हम बिना पानी के जी पाएंगे हैं? शांत रोहन, तुम्हारा गुस्सा मुझे मेरे पुराने दिन की याद दिलाता है।
जब मैं हर चीज को सिर्फ अपना बनाना चाहता था, तब मुझे भी यही लगता था कि लालच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन रमेश भाई ने मुझे समझाया कि लालच एक कड़वा फल है। तुम अभी भी उसी लालच के जाल में फंसे हो, समझे? तुम दूसरों से लड़कर पानी छीनना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी दोनों गांवों के लिए एक स्थायी हल निकालने के बारे में सोचा है? रोहन ने सुरेश की बात सुनी और कुछ देर के लिए चुप हो गया। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम रामपुर के लोगों से लड़ो मत, बल्कि उनसे बात करो, उन्हें अपनी समस्या बताओ और उनसे मिलकर एक नया रास्ता ढूंढो। अगर तुम दोनों गांव मिलकर एक बड़ी नहर खोदो और एक और कुआं बनाओ, तो पानी की समस्या दोनों के लिए हल हो जाएगी। सुरेश की बात सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसे ये विचार बिल्कुल नया लगा। उसने सुरेश से कहा, ये बहुत मुश्किल है सुरेश भाई, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अरे कोशिश तो करो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ईमानदार और मेहनती इंसान बनूंगा, लेकिन रमेश भाई ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। तुम भी कोशिश करो और मुझे तुम पर विश्वास है। रोहन ने सुरेश के सुझाव को मान लिया। वो वापस अपने गांव गया और अपने लोगों को सुरेश की कहानी और उसके विचारों के बारे में बताया। शुरुआत में गांव वालों को ये विचार पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये एक बेकार की कोशिश है, लेकिन रोहन की बातों और सुरेश की प्रेरणा ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने रामपुर के सरपंच से बात करने का फैसला किया। दोनों गाँव के लोग मिले। सुरेश और गणेश भी इस बैठक में शामिल हुए। सुरेश ने सबको समझाया कि कैसे मिलकर काम करने से दोनों की समस्या हल हो जाएगी। उसने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। हमें लालच और आपसी लड़ाई को छोड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। अगर हम दोनों गांव मिलकर नहर खोदेंगे तो पानी दोनों गांवों को मिलेगा और हमारी दोस्ती भी मजबूत होगी। सुरेश की बातों ने दोनों गांव के लोगों को गहराई से छुआ। उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। अगले कई महीनों तक दोनों गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने एक नई और बड़ी नहर खोदी जो जीवन नदी से निकलकर दोनों गांवों तक पानी पहुंचाती थी। अब नहर में पहली बार पानी आया तो दोनों गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहन और सुरेश को सभी ने धन्यवाद दिया। इस तरह सुरेश ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपनी कहानी से दो गांवों के बीच की दुश्मनी को भी खत्म कर दिया। वो एक सच्चा मार्गदर्शक और प्रेरणामयी इंसान बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सबके साथ मिलकर काम करने से मिलती है।